हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कदम सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है और ये किस आधार पर बनाई गई है। इसके पहले हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसमें बहुत सारी कमियाँ थीं, उनको हमने दूर किया और उसमें विशेषताएँ भी थीं और उसकी उपलब्धियाँ भी थी। सबको हमने अच्छे से यहाँ पे पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो उसी के आगे जो भी कमियां रही थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, उसको हम आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं वो सभी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम पर बनाई गई थी, और यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये इसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम या फिर कह सकते हैं परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बनाई गई है। तो जैसा कि यहाँ पे हेनरी मोजले ने बोला भी है कि सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या जो कि जिसे हम जेड से भी लिखेंगे अधिक आधारभूत गुणधर्म है। यानी इनके कहने का मतलब यही था कि परमाणु द्रव्यमान के मतलब कहने का मतलब यही है कि परमाणु द्रव्यमान के जगह पर अगर हम परमाणु संख्या को लेते हैं तो वो ज़्यादा गुणधर्म जो होगा वो ज़्यादा आधारभूत होगा, यानी ज़्यादा सही रहेगा। इसके आधार पर आवर्त सारणी को बांटना ज़्यादा बेटर रहेगा। किसके आधार पर, आप सभी को याद रखना होगा, यानी परमाणु संख्या के आधार पर अगर हम आवर्त सारणी को बांटते हैं तो उसे बांटना यहाँ पर काफ़ी सही रहेगा। तो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को बांटेंगे, जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक गुणधर्म या कह सकते हैं तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये उनका नियम है। ये तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होंगे। कहने का मतलब ये है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं अगर आप कुछ ही तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो जो सारणी बनेगी वो बिल्कुल बेहतर सारणी बनेगी। तो इसमें कहने का मतलब यही था कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को लगाना है। उसके बाद जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे वो एक समान मिलते रहेंगे एक निश्चित समय के पश्चात। यही यहाँ पे अर्थात तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पर यही याद रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसका जो वर्गीकरण किया गया था वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई, चलिए हम आगे बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आइए इनको भी देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की कौन कौन सी हमारे यहाँ पर विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली विशेषता की। तो सबसे पहली विशेषता ये रहेगी कि इस आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें हम लोग समूह कहते हैं। अब आपको हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताया था जो ऊर्ध्व स्तंभ थे, जो खड़ी लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, उन्हें हम समूह कहते हैं। उसमें समूहों की संख्या 8 थी, लेकिन यहाँ पर समूहों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है, इन्हें समूह कहते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जो कि 7 यहाँ पर हैं उसे हम क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। वहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कि क्षैतिज पंक्तियाँ थी वो हमारी 6 थी। तो यहाँ पर याद रखना जो समूह हमारे होंगे वो 18 होंगे और जो आवर्त होंगे वो 7 होंगे। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर होगी तो आगे का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों की जो संयोजकता होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी किसी भी विशिष्ट समूह, यानी किसी भी समूह की अगर हम बात करेंगे उन तत्वों की जो संयोजकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो समान होती है। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक समूह लिया गया, समूह और आवर्त हमने बता रखा है कि समूह होंगी जो खड़ी लाइनें होंगी। तो हम कोई भी एक खड़ी लाइन में अगर हम तत्वों को देखें तो उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो समान होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का दिया हुआ है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर कोई और एग्जांपल या फिर आपको फ्लोरीन क्लोरीन का ही समझा देते हैं, यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पर पहले आपको हमने बताया था कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम होगा वो पहले तत्व के हिसाब से देखा जाए तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, दूसरे में हम 8 रखते हैं, तीसरे में भी 8 रखते हैं, चौथे में 18 और पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32। तो हमारे ये 7 आवर्त होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भरेंगे। जो हमने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखा रखा है वो आप लोग उसे लर्न कर लीजिए। मैं आपको एक नया एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समूह
एक की, समूह एक के तत्वों की जो संयोजकता होगी वो देखते हैं क्या होगी। कहने का मतलब पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि किसी समूह में अगर हम तत्वों की संयोजकता देखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी समान होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो बाह्य कोश में होते हैं। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं। पहला समूह जैसे हमारा यहाँ पर रहेगा, हाइड्रोजन की बात कर लें, लिथियम की बात कर लें, सोडियम की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो ये समूह फर्स्ट है जो आप लोगों को यहाँ पे आवर्त सारणी में अपनी देख सकते हैं कि आपकी आवर्त सारणी में पहले समूह में सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसी प्रकार से होंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती वो भी 1 ही है। तो इसके बाद जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 ही एक्स्ट्रा होगा। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास परमाणु क्रमांक 3 है, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पहले कोष में 2 रखे जाएंगे और जो 1 बचेगा वो उसे दूसरे कोष में रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि पहले में अगर 2 पूरे हो जाते हैं तो 2 रखिए, जो बचेंगे वो दूसरे में रखिए जाके। इसी प्रकार से सोडियम के पास 11 हैं तो पहले में उसने 2 रखे हैं, दूसरे में 8 रख दिए तो 8 2 10 पूरे हो चुके हैं। तीसरे में चला जाएगा आपका 1। इस तरह सोडियम का पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 8 16 2 18 हो जाएंगे। चौथे में यहाँ पर 1 चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह में आप देख सकते हैं जो बाह्य कोष के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हर बाह्य कोष में आप देख सकते हैं वो समान है। यही यहाँ पर कहने का मतलब था। तो संयोजी संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के बाह्य कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजकता कहते हैं। बाह्य कोष का मतलब ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, जितने भी पूरे करने के बाद बचते हैं वो आपकी संयोजकता आती है। तो आप देख सकते हैं कि समूह में, यानी समूह मतलब होता है ऊपर से नीचे में जो संयोजकता होगी वो क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट कहने का मतलब था कि बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है और समूह में संयोजकता समान होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल आपका यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिया है। अगर आप चाहें तो जो हमने एग्जांपल दिया था वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है समूह के ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, यानी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। तो आप यहाँ पर यही एग्जाम्पल देखिए, समूह ये है, समूह में हमने ऊपर से नीचे जाने की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोषों की संख्या 1 थी, यहाँ पर देखिए कोषों की संख्या कितनी हुई? यहाँ पर 1 आया और यहाँ पे 2 आ गए। तो कोषों की संख्या यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 हो गए। फिर तीसरे में नीचे जाएंगे तो समूह कोषों की संख्या देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए नीचे जाने पर कितने हो गए? 4 हो गए। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, ये यहाँ पे कहने का मतलब था और यहाँ पे सही बात भी लिखी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे ये पॉइंट था, यहाँ पे समूह के ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई वृद्धि होती है। इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल दिया गया, इसी एग्जाम्पल को लेकर समझा दें या फिर कोई और एग्जाम्पल भी आप लोग देखकर समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि अगर हम आवर्त का मतलब इस प्रकार से देखेंगे, आवर्त में हम बाईं से दाईं देखते हैं, क्या देखना है? कोषों की संख्या जो रहेगी वो समान रहेगी परंतु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई वृद्धि होगी, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम आवर्त की बात करें तो हम यहाँ पर तीसरा आवर्त लेके चल रहे हैं। कौन सा आवर्त लेके चल रहे हैं? यहाँ पे तीसरा आवर्त दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे तीसरे आवर्त में आपका देख सकते हैं सोडियम दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे तो ये एग्जाम्पल कुछ भी। चलिए हम तीसरा आवर्त ना लेके, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको तीसरा आवर्त ना दिखा के दूसरे आवर्त के दिखाता हूँ। चालू करता हूँ यहाँ पे लिथियम से। लिथियम देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे बेरिलियम आएगा 4 नंबर पर और यहाँ पे लिथियम 3 नंबर पे आएगा, बेरिलियम आपका 4 नंबर पर, बोरान आता है 5 नंबर पर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपके आवर्त में आते हैं और जबकि आपके सेकंड आवर्त में यहाँ पे आते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे। ये आवर्त क्या है? यहाँ से हम इधर से बाईं ओर से कहाँ जाएंगे? दाईं ओर जाएंगे और बारी बारी देखेंगे कि क्या होता है कि हमारे जो क्या होंगे कोष होंगे वो बढ़ते हैं या एक समान रहते हैं। आपने देखा कि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, लेकिन बाएं से दाएं में देखेंगे। लिथियम की बात करें तो इसका आएगा, आप देखेंगे तो 2,1 आएगा। इसका देखेंगे तो 2, कितना आएगा? 2, पहले में 2 रखेंगे, दूसरे में 2। इसका देखेंगे तो 2, कितना आएगा? 3 आएगा। और इसका देखोगे तो 2, कितना आएगा? 4 आएगा। नाइट्रोजन का तो 2, 5 आएगा। ऑक्सीजन का देखोगे तो 2, 6 आएगा। फ्लोरीन का देखोगे तो 2, आपका 7 आएगा। और ये नियॉन का देखोगे तो 2, 8। आपको क्या करना है? पहले में 2 रखना है, बाकी जितने एक्स्ट्रा बचते हैं वो दूसरे में रखिए। अगर दूसरे में 8 से ज़्यादा हो जाए तो तीसरे में हो जाए, अगर 8 से कम हो रहे हैं तो आप दूसरे में ही रखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले कोष में यहाँ पे लिथियम की बात करें, यहाँ पर 2 कोष हैं,
बेरिलियम में भी 2 कोष आए हैं, बोरान में भी 2 कोष आए हैं और इसमें भी 2 कोष, और देखिए सभी में 2-2 कोष आए हैं क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो बाएं से दाएं जाने पर जो कोषों की संख्या रहती है वो सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कोषों की संख्या जो थी वो आप लोग देख सकते हैं हमने कितनी बताई। कोषों की संख्या यहाँ पर आपकी कितनी आई है, इस ग्रुप में 2 आई, इसीलिए इसको आवर्त 2 में रखा गया है। और इलेक्ट्रॉनों की देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बाह्य कोष में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बाह्य कोष में 2 हैं, यहाँ पर बाह्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोष में? 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो यही पॉइंट यहाँ पर था कि क्या कह रहे थे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है, परंतु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई वृद्धि होती है, जो कि 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K, L, M कोषों में जाते हैं, तो जो पहला कोष होता है यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहे इस चीज़ को, ये पोटेशियम का अगर हम दिखाना चाहें तो ये पहला जो कोष होता है इसको इस प्रकार से बनाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देते हैं। दूसरा कोष इसके ऊपर इस प्रकार से दिखाते हैं, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। और तीसरा इसके ऊपर बनाते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे ही भर देते हैं। चौथा बनाएंगे तो चौथे में जितने होते हैं, चौथे में कितने होते हैं 18, लेकिन पोटेशियम का बना रहा है तो इसमें 1 ही है तो ये भर देंगे। तो जो कोष होते हैं हमारे इस प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले वाले को यहाँ पे K कहा जाता है, दूसरे वाले को L कहा जाता है, तीसरे को M, चौथे को N। तो कोषों के नाम यहाँ पे K, L, M, N होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात कर लें आधुनिक आवर्त सारणी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बात करते हैं कि कहा गया किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2n² पर निर्भर करती है, जहाँ n आपके नाभिक के नियत कोषों की संख्या, n का मतलब है कोषों संख्या। अगर n का मान 1 रखेंगे तो पहला कोष, 2 रखेंगे तो दूसरा कोष, 3 रखेंगे तो तीसरा कोष। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए n बराबर 1 के लिए हम यहाँ पे पहला कोष हमारा क्या होता है, हमने आपको देखा था K, L, M, N से हमारा स्टार्ट होता है। तो पहला कोष हम K लिखेंगे, तो K को हम क्या करेंगे, K के लिए हम n बराबर 1 लेंगे। तब इस फॉर्मूले में 1 रखेंगे, 2n², तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये निकल कर 2 ही आएगा। तो पहले कोष में 2 ही संख्या होती थी, जो कि हमने आपको यहाँ पे पहले लिखे हुए दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिए पहले कोष में यहाँ पे 2 थी। ठीक है, दूसरे कोष के लिए यहाँ पे K यानी L की बात करें तो यहाँ पे n बराबर 2 होगा। तब इसमें 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 का 2 से गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। तो देख लीजिए दूसरे कोष में यहाँ पर 8 आई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे n का मान बढ़ाते जाएंगे और कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। चूंकि हमारे पास 118 तत्व ही हैं तो इसलिए हमारा जो 8 है इसको 2 बार लिखते हैं। 18 जब हमारा 3 रखेंगे तो 3 तक 9 दूनी 18 आएगा, तो 18 को 2 बार कर लेते हैं। 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 और 16 दूना 32, तो 32 को भी यहाँ पर हम 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कोष होते हैं K, L, M, N होते हैं यानी 4 ही होती हैं। तो 4 होने के लिए इन दोनों को डबल बार यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम जो बात करेंगे आगे पॉइंटों की, वो होंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां थी जो कि हम आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी से इनको यहाँ पर हम दूर करेंगे। तो उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियाँ हैं जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में दूर की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, उन्होंने समस्थानिकों का स्थान स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर समस्थानिकों की स्थिति जो थी स्पष्ट की गई थी। समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को एक स्थान पर एक ही समूह में रखा जाएगा, ये यहाँ पर कमी को दूर किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को पहले कर दिया गया था। यहाँ पे कोबाल्ट जो था हमारा निकिल पहले कर दिया गया था, कोबाल्ट बाद में। लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकिल 28 से पहले आएगा। यहाँ पर इसको भी सही कर दिया गया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी को कंपेरिजन करके यहाँ पे ये पॉइंट को देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट था परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। अब आपको बता दें परमाणु संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, मतलब 1 है तो 1 के बाद दूसरा ही आएगा, दूसरा के बीच में कोई नहीं आएगा। अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के गुण किसी से मिलते नहीं है, हीलियम अक्रिय गैस है, तो इसलिए हीलियम को क्या किया गया था, सबसे पीछे रखा गया था और हाइड्रोजन को सबसे आगे, और इनके बीच में खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। इनके बीच में किसी को नहीं रखा गया था क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इनके बीच में कोई आएगा ही नहीं, तो इसलिए इनके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया गया था, लेकिन किसी को रखेंगे नहीं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो परमाणु संख्या है वो पूर्ण संख्या के रूप में होती है। फिर यहाँ पर बात करें
परमाणु संख्या की एक डेफिनेशन पूछी जाती है। परमाणु संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या जो आपकी होगी अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी कोई भी अणु होगा उसमें जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही आपकी परमाणु संख्या होगी। तो ये आपको यहाँ पे याद करना होगा। इसके बाद बात कर ले अगला पॉइंट, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। यानी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो जो उनकी स्थिति है वो रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, समूह एक में जितने भी तत्व हैं वो एक ही प्रकार की रासायनिक क्रियाशीलता दिखाएंगे। वो किस प्रकार की? क्योंकि सबके समूहों की जो संयोजकता देखेंगे बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरह ये सारे जुड़ के जैसे ये बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, लिथियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बनाएगा, KCl बनाएगा। तो ये सभी एक ही प्रकार के तत्व बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनकी संयोजकता भी एक प्रकार की, तो एक ही प्रकार की क्रियाशीलता ये दिखाएंगी। यही कहने का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट का था। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित। जो संयोजकता होती है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, तत्वों के द्वारा निर्मित बंध पता चलते हैं और उसका प्रारूप पता चलता है, उसी संख्या निर्धारित होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे बात करें हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी आई थी, बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमेशा अपने आप से एक बॉन्ड बनाता है। यानी हाइड्रोजन गैस H2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा बनाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो होता है आप लोग करके देखिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसके जो आएंगे पहले में 2 रखे जाएंगे, दूसरे में 6 रखे जाएंगे। तो इसके पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन आपस में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ इस प्रकार से रहेगा, दूसरा भी ऑक्सीजन आपका इसी प्रकार से रहेगा। और इन दोनों को दूसरे में पूरे करने के लिए पहले में 2 रखे जाते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो दोनों ऑक्सीजन के पास 2 कम है, तो ये क्या करते हैं, दोनों से अपने आपस में 2-2 बॉन्ड का साझा कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो द्विबंध बनाते हैं, क्योंकि इनके पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन कम है। इनके पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कम था, इसलिए एक बंध बनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, संयोजकता से ही यहाँ पे बंध डिसाइड होते हैं, यही कहने का मतलब यहाँ पर था। तो इसी के साथ हमने आधुनिक आवर्त सारणी को यहाँ पे अच्छे से पूरा क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के साथ, जिससे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो वीडियो आप लोगों के लिए इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उस वीडियो के लिए आप लोगों को इस चैनल पर बने रहना होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।